गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है हमारा तिरंगा झंडा। यानी कि इस अध्याय में हम अपने तिरंगे झंडे के बारे में जानेंगे, बहुत ही गहराई तक उसके विषय में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसमें जो भी उससे जुड़ी जो भी खास बातें हैं वो सभी बातें आज के इस अध्याय में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 3 हमारा तिरंगा झंडा। यह हमारा तिरंगा झंडा जो कि इस अध्याय का नाम है, शीर्षक है, और ये है हमारा तिरंगा झंडा जो हम सबकी शान है, हमारे देश की शान है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे कि हम अपने झंडे के बारे में, अपने तिरंगे झंडे के बारे में हमारे अंदर जो गौरव की भावना है वो बढ़ जाएगी। हमें अपने झंडे से जुड़े हुए सभी कर्तव्य हमें पता चल जाएंगे और हम अपने देश को उसके सम्मान को सदैव सम्मानित करने का प्रण लेंगे मन में। और उसे सम्मान तो हम करते हैं, लेकिन हम और भी अधिक गहराई से इसके सम्मान को सम्मानित करेंगे। हमारा तिरंगा झंडा बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? आज़ादी का। यानी कि जो झंडा है वो हमें बताता है, हमें उससे पता चलता है, उसे देख करके हमारा जो देश है, यानी किसी भी देश का झंडा उस देश की आज़ादी, उस देश की स्वतंत्र फ्रीडम का प्रतीक है। उसके झंडे से ही हमें उसकी आज़ादी का, उसकी फ्रीडम का पता चलता है। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के होते हैं, ये तो आपको पता है कि सभी देश के झंडे अलग अलग तरह के होते हैं। हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान भी है। जो हमारे देश का झंडा है वो सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि क्या है, ये हमारा अभिमान है, हमारे देश का अभिमान है, सम्मान है और हमारे देश की शान है। और इसी झंडे से ना सिर्फ हमारे देश की शान जुड़ी है बल्कि हम सबकी भी शान जुड़ी है। और इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने झंडे का सदैव सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसके लिए उसके अपमान में कभी भी कोई भी चीज़ बर्दाश्त ना करें। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई है। यानी कि जो आज़ादी, जो हमारा देश जब गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी स्वतंत्रता संग्राम हुए वो हमारे झंडे के सामने हुए, झंडे के नीचे हुए। तभी तो देश के लोगों में आज़ादी को लेकर भावना बढ़ी, ये भावना बढ़ी कि हमें अपने झंडे को दूसरों से गुलाम नहीं रखना, उसे आज़ाद कराना है। इस पाठ में हम आपको तिरंगे से संबंधित यानी उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? क्या हकीकत में आपको पता है कि हमारे झंडे में कितने रंग हैं? देखिए, इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें वास्तव में कितने रंग हैं? 4 रंग हैं। ज्यादातर लोग से 3 रंग से जानते हैं, लेकिन हकीकत में कितने रंग हैं? 4 रंग। अब कौन कौन से ये हम देखते हैं। पर हम इसे तिरंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मुख्य रंग, जो मेन, जो खास कलर वो 3 है। इसमें पहला है केसरिया यानी संतर रंग, सफेद और हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। झंडे के जो 3 रंग है, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग, इसमें क्या लिखा है? हमारे देश की, हमारी एकता की इसमें कहानी लिखी हुई है। ये हमारी कहानी, हमारी जो एकता है उसके बारे में हमें बताता है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बलिदान का प्रतीक है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। किन किन वीरों को? जिन्होंने देश को आजाद कराने में, यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय जो देश में नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करके हमारे देश को आजाद कराया, हमें चैन की, सुख की सांस दी, आज़ादी की सांस दी, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी से चैन से घूम सकते हैं, हमें आज़ादी मिली है। उन वीरों की कहानी इस केसरी रंग से हमें पता चलती है। तिरंगे में दूसरे रंग सफेद। तिरंगे में कौन सा दूसरा रंग क्या है? सफेद रंग है। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का और सच्चाई का। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को भी प्रकट करता है। यानी कि हमारा व्यवहार कैसा, हमारे जो विचार कैसे हैं वो सफेद रंग से भी हमें पता चलता है। सफेद रंग भी हमारे विचारों की शुद्धता को बताता है कि हमारे जो विचार है कितने शुद्ध है, कितने सच्चाई है हमारे मन में, ये भी सफेद रंग हमें बताता है। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरियाली का। यानी जो हमारे में खेती होती है ये उस खेती का प्रतीक है, हरियाली का और खुशहाली का। यदि खेती बाड़ी अच्छे से होगा, देश में अनाज की कमी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति खुश होगा। इसीलिए जो हरा रंग है वो हरियाली का और खुशहाली का प्रतीक है। यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है।
हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। किसका देश है हमारा देश? मेहनत करने वाले, आलसियों का नहीं। हमारे इसमें आलसियों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे इसमें सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं। और ये जो मेहनत है यही हमारे देश की खास पहचान है। हमारे देश में श्रमिकों का देश है, हमारा देश मेहनत करने वालों का देश है। 3 रंग तो आपने जान लिए, केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। अब हम बात करते हैं चौथे रंग की। हमारे झंडे में चौथा रंग है, वो है गहरा नीला। इस रंग से सफेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। किस पर अंकित किया गया है? सफेद रंग, यानी कि झंडे के जो बीच का रंग है सफेद रंग है, उसमें आप देखते हैं एक गोल चक्र बना हुआ है। वो जो चक्र है वो अशोक चक्र है, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है? सफेद रंग की पट्टी पर बना हुआ है। अशोक चक्र में 24 आ रहे हैं, यानी कि जो गोले में जो लाइनें हैं ऐसे से, वो 24 है, 24 लाइनें हैं। और ये जो 24 लाइनें हैं हमारे दिन भर, हमारे एक दिन के 24 घंटे को दर्शाती हैं। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। इसमें जो नीला रंग भरा हुआ है ना, वो क्या बताता है कि जिस तरह समय की घड़ी में जो है सुइयां चलती रहती है, उसी का चक्र कई जो सुइयां वो चलती रहती हैं। और इससे पता चलता है कि हम कितनी प्रगति करें, कितना हम उन्नति कर रहे हैं। ये हमारी उन्नति को दर्शाता है। हमारा यह रंग अंतरिक्ष में भी जा चुका है। भाई देखिए, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जो तिरंगा है वो अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया, अपोलो 15 ये नाम है, अपोलो 15 ये नाम है। जब से अंतरिक्ष में आकाश में भेजा गया तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों यानी झंडों, जो झंडे होते हैं ना, ध्वज भी कहते हैं, अन्य देशों के झंडों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। कब था? जब 26 जुलाई 1971 में सभी देशों के झंडे जो ध्वज है वो अंतरिक्ष में भेजे गए, तो उस समय हमारे देश का जो झंडा है, जो तिरंगा झंडा है, वो भी वहां पर गया था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर भेजा गया। पहले कब भेजा गया? 26 जुलाई को 1971 में अपोलो 15 में सभी देशों के झंडों के साथ, और उसके बाद ये अप्रैल में 1984 में भेजा गया। कैसे? राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जो चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे, राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर भी इसे वहां यानी कि अंतरिक्ष में भेजा गया। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। क्या है कि जो लोग जो हमारे चंद्रयान जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, अंतरिक्ष में जो जाते हैं, उसमें भी जो हमारा तिरंगा झंडा है वो भी अंतरिक्ष में चंद्रयान के साथ अंतरिक्ष में चला जाता है। वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने झंडे का ही प्रयोग किया जाता है। जो सरकारी इमारतें हैं यानी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह हैं, भवन है या फिर अन्य जो भी अवसर होते हैं, है ना, उस पर क्या होता है, जो सूती या फिर खादी के कपड़े का जो ध्वज है, जो झंडा है, किसका बना? सूती या खादी का झंडा ही फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है 26 जनवरी और 15 अगस्त, इन दोनों ही दिनों में फहराए जाने वाले जो राष्ट्रीय ध्वज हैं वो किसके होते हैं? वो सूती और खादी के नहीं होते, बल्कि वो रेशमी होते हैं। किसके होते हैं? वो रेशमी के। रोज जो अगर फहराते हैं सरकारी इमारतों पर, भवनों पर, वो सूती के, खादी के हो सकते हैं। लेकिन जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो फहराया जाता है झंडा, वो रेशम का होता है, रेशम के कपड़े का वो बना हुआ होता है। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी इमारतें, जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स वगैरह उसमें, और जो भवन है उसमें क्या केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। परंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। देखिए, जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, भवन है, वहाँ पे सिर्फ एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लेकिन जो संसद भवन है हमारा, वो एकमात्र ऐसा सरकारी भवन जिस पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। और इसका कारण क्या है 3 फहराने का, वो हम देखते हैं। इसका कारण यह है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। इसमें तीनों काम करते हैं। कौन कौन? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष इसमें काम करते हैं। इसीलिए 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। एक एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहां
भारतीय राजदूत रहते हैं वहां भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता है। देखिए होता क्या है कि सभी बहुत से देश हैं और सभी देशों में, हमारे देश में भी दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और हमारे देश के राजदूत भी दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो वहाँ जहाँ पर हमारे राजदूत, हमारे देश के राजदूत रहते हैं, वहाँ पर भी हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया जाता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक, किसका, हमारी आज़ादी का और हमारी सम्मान का प्रतीक है। इनसे पता चलता है कि हम कितने आज़ाद हैं, कितना हमारा सम्मान है। हमें इसका आदर करना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे राष्ट्र की पहचान है, हमारे राष्ट्र का गौरव है। इसीलिए हमारा एक फर्ज बनता है कि हम इसका आदर करें, सम्मान करें, कभी भी इसकी बेइज्जती ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ना हो, अपमान हो। हमें सदैव अपने देश से जुड़ी हुई हर चीज़ का सम्मान, उसका आदर करना चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श ना करे। खास बात है कि जब भी हम झंडा फहराते हैं और फिर शाम को उसको उतारते हैं तो हमें क्या ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारा तिरंगा झंडा है, जब हम उसको फहरा रहे हैं या फिर उसको उतार रहे हैं तो कभी भी धरती को स्पर्श ना करे। अगर वो धरती को स्पर्श करता है तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है। झंडा फहराते समय यह किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। जो हम झंडा फहरा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि झंडा वे किसी चीज़ से ढक दिया है, किसी पन्नी से, किसी कागज से, नहीं, वो किसी भी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ये झंडे का अपमान होता है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। अगर हम ढक के फहराते हैं तो ये अपमान है। तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ये खासकर बातें में झंडे से जुड़ी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी खासकर बातें क्या है। पहली ये कि जब भी इसे हम फहराते हैं या फिर उतारते हैं तो ये भूमि को टच नहीं करना चाहिए, भूमि को छूना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि झंडा जो जमीन पर टच हो गया, जमीन को उसने छू ले, नहीं। झंडा उतारेंगे भी और फहराएंगे भी, दोनों ही समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भूमि को कभी भी टच ना करे, भूमि से ऊपर ही रहे। दूसरी बात है कि जब हम झंडा फहराते हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसी भी चीज़ से ढका हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो ढक के फिर फहरा रहे, नहीं, वो पूरा खुला होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि वो कभी भी उल्टा नहीं, ऐसे नहीं कि हम सीधा फहराते हैं ऐसे, वो ऐसे उल्टा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो केसर रंग नीचे नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए ना, कभी भी ध्यान रखना चाहिए हमें। क्या आप जानते हैं कि सन 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था? यानी कि 2002, अभी 2020 चल रहा है ना, 2002 यानी 18 साल पहले कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपने घर के ऊपर या फिर अपने किसी भी भवन में या गाड़ी में उसको फहरा नहीं सकता था। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था। इसका प्रयोग कौन करता है? सिर्फ सरकारी भवन या फिर जो ऐसे व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी हैं वही लोग इसका प्रयोग करते थे। परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ घरों पर फहरा सकते हैं। कब से? 26 जनवरी 2002 के बाद से सभी व्यक्ति, सभी हिंदुस्तानी व्यक्ति पूरे सम्मान और पूरे इज्जत के साथ इस राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों के ऊपर फहरा सकते हैं। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जो तिरंगा है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है, जो हम सबकी शान है, जो हमारी इज्जत है, जिससे हमारा मान सम्मान है, उसकी रक्षा करना हमारा सभी का, हम सभी का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि जो हमारे सैनिक है सिर्फ वही राष्ट्रीय ध्वज का रक्षा करे, उसका सम्मान करे, उसकी इज्जत करे, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करना, उसका सम्मान करना हम एक सभी का, सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है वो सदैव ऊंचा रहे, लहराता रहे। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है और हमें सदैव इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी जो भी बातें पढ़ी और समझी, आप उसे अच्छी प्रकार से समझ गए और भविष्य में कभी भी उसे नहीं भूलेंगे और वो हर काम करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देता है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ: प्रतीक यानी चिन्ह, सिंबल्स, जो निशान होते हैं, है ना। सम्मान यानी आदर, रिस्पेक्ट। मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना यानी सही रास्ता बताना। पवित्रता यानी निर्मलता। समृद्धि यानी खुशहाली। दर्शाना, दिखाना या फिर बताना। श्रमिक, मजदूर जो मेहनत करते हैं। अंकित यानी लिखा हुआ, जो हम अंकित कर देते हैं, बना देते हैं, लिख देते हैं, वो होता है अंकित यानी लिखा हुआ। प्रगति यानी उन्नति, आगे बढ़ना, तरक्की करना। स्पर्श यानी छू लेना, टच करना। और रक्षा करना, रक्षा करना यानी बचाना।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।